हाँ तो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने क्या बताया कि सीमेंट, जब भी आप कोई अर्थक्वेक की बिल्डिंग बना रहे हैं तो मेनली सीमेंट और सैंड का मोल्टार का रेशियो 1:6 रखा जाता है। अब इसमें और स्पेसिफिकेशन है, जैसे ये देखिए फिगर, आपने ये बिल्डिंग बनाई, ठीक, तो इस बिल्डिंग में ये कहलाएंगी क्रॉस वॉल। देखिए बीच से ये वॉल थी, ये वॉल थी, उसके बीच में क्रॉस वॉल, तो क्रॉस वॉल देना भी ज़रूरी रहता है। लेकिन यहाँ पर आप वॉल में ये देखिए, यहाँ पे ये कॉलम नहीं है, ठीक है, ये सिंपली जो वॉल को वॉल से जॉइंट कर दिया गया है इतनी दूर तक, ठीक। अब ये एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है, वो आगे आप देखेंगे, ठीक। तो अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मान लीजिए थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है, टी, वॉल की चौड़ाई कितनी है, टी, और वॉल टू वॉल डिस्टेंस कितनी है, ए, ठीक। तो किसी भी हालत में A/T का रेशियो जो है 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40 से ज़्यादा इनकेस होता है तो फिर आपको दूसरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी कि आपको यहाँ पर कॉलम देना पड़ेगा, ठीक है, RCC का कॉलम। अभी ये एक RCC स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक, तो RCC स्ट्रक्चर अभी नहीं है। जब आप A/T का रेशियो 40 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको यहाँ पे RCC कॉलम देना पड़ेगा। देखते हैं आगे। ये देखिए ये स्ट्रक्चर रिस्की है, देखिए नो क्रॉस वॉल, मतलब ये यहाँ पे क्या है, रिस्की, यहाँ पे क्रॉस वॉल नहीं दी गई है। पहले में देखिए ऐसे ऐसे बनी थी ना, ये देखिए क्रॉस वॉल बनी थी ना, ये क्रॉस वॉल, ये क्रॉस वॉल, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्रॉस वॉल जो है नहीं बनी, तो ये एक अनसेफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। तीसरा स्ट्रक्चर, भले आपने क्रॉस वॉल ना दी हो लेकिन आपने ये RCC कॉलम दे दिए इस बार, ठीक है, ये डिफरेंस। अब देखिए साइज ऑफ द बिल्डिंग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइज ऑफ द बिल्डिंग। तो इसमें हम ये देखते हैं कि लेंथ, विड्थ और हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या रखनी है, ठीक। देखिए ये बिल्डिंग टू टॉल है। टू टॉल क्यों बोलेंगे, टॉल बिल्डिंग उसको बोलेंगे, टॉल मतलब लंबा या हाइट जिसकी ज़्यादा हो। अगर आपका विड्थ ऑफ द बिल्डिंग, चौड़ाई या लेंथ ऑफ द बिल्डिंग सही टर्म रहेगा, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग देखो कितनी कम है एज़ कम्पेयर टू हाइट, तो ये टू टॉल बिल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है। ये कैसी बिल्डिंग है, टू लॉन्ग बिल्डिंग। टू लॉन्ग क्यों, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है और हाइट कम है, ठीक, ये भी सही नहीं है। टू लार्ज इन प्लेन, ये बिल्डिंग ऐसी है जिसकी चौड़ाई बहुत दूर तक है, ठीक, तो ये बिल्डिंग भी सही नहीं है, ठीक। तो आप अपने बुक्स में देखिएगा ये अनडिज़ायरेबल मतलब जो आप नहीं चाहे, मतलब जो सूटेबल नहीं है, जो सही नहीं है, तो ये डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग सही नहीं होते हैं। जैसे उल्टा L सेक्शन, C सेक्शन, H सेक्शन, ये सारे नहीं सही होते हैं, ठीक। बनाने को तो आप H सेक्शन बना दे, ये एक बिल्डिंग, लेकिन इसमें जो है ये चौड़ाई जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक, इस वजह से ये नहीं होगा। लेकिन ये वाले सेक्शन प्रिफर किए जाते हैं। देखिए ये वाला डिफरेंस समझ में आ रहा है, किसका डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का गैप का, ठीक। ये देखिए सबसे मेन चीज़ रेक्टेंगल, आप ये याद रखिए रेक्टेंगल और H सेक्शन को प्रिफर कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हॉरिजॉन्टल लेआउट ऑफ बिल्डिंग। दो लेआउट ही पॉसिबल है, एक हम बिल्डिंग को हॉरिजॉन्टली देखेंगे और एक बिल्डिंग को वर्टिकली देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली में क्या देखा गया है कि ये देखा गया है कि जो बिल्डिंग जिनका ज्योमेट्रिकल प्लान बहुत ही सिंपल रहता है, ठीक है, सिंपल मतलब जैसे ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट रेक्टेंगल, तो ऐसी बिल्डिंग जो रहती हैं अर्थक्वेक के टाइम पे सेफ रहती हैं। लेकिन कोई बिल्डिंग जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये L सेक्शन, ठीक, तो वो जॉइंट से क्रैक होने के लिए चांसेस होते हैं। ये देखिए प्रोजेक्शन टाइप में है ना आगे पूरे बिल्डिंग का, तो इसीलिए ये देखा गया है कि जो बिल्डिंग्स जितनी ज़्यादा सिंपल है वो उतने कम चांसेस हैं उसके क्रैक होने के। देखिए आपको फिगर से बताया गया है ये बिल्डिंग्स, ये जिस पे मैं बता रहा हूँ वो एक प्रिफर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब कैसे सही है वैसे। देखिए सिंपल प्लान देयरफॉर गुड, ये क्योंकि ये प्लान सिंपल है इस वजह से ये बिल्डिंग अर्थक्वेक को रजिस्ट करेंगी, मतलब शेप वाइज, तो ये दोनों अच्छी हैं, ठीक।
लेकिन ये टी शेप की बिल्डिंग, यू शेप की बिल्डिंग, प्लस शेप की बिल्डिंग, एल शेप की बिल्डिंग, ये सारी प्रिफर्ड नहीं है। तो देखिए आप देख लीजिए, ये अनडिज़ायरेबल मतलब जो आप नहीं प्रीफर करेंगे, और ये प्रिफर्ड। तो वही देखिए दिया हुआ है, बिल्डिंग्स विच आर यू वी एच प्लस टी और एल शेप, ठीक, एज शोन इन फिगर दे आर लाइबल टू गेट मोर डैमेज। मतलब ये जो बिल्डिंग इन शेप्स में होती हैं उनके डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक। तो आपको मेजरली क्या करना है कि ये पता होना चाहिए कि इन शेप के बिल्डिंग्स को हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, ठीक। ये हो गया हॉरिजेंटल लेआउट। अब देखिए वर्टिकल लेआउट में क्या होता है, देखिए वर्टिकल लेआउट ऑफ बिल्डिंग, इसमें क्या रहता है, जब भी आपका अर्थक्वेक आता है तो टॉप की बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा, बिल्डिंग में टॉप के फ्लोर पे बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है। तो अगर टॉप के बिल्डिंग पे फोर्स जनरेट हुआ, अब अगर टॉप की बिल्डिंग से फोर्स जो है फाउंडेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है तो ठीक है, ठीक। अगर उसको टॉप से नीचे आने में अवरोध आया तो फिर जहाँ जहाँ अवरोध आएगा वो वहाँ वहाँ को डैमेज करता हुआ चला आएगा, ठीक। अब देखिए सेटबैक्स मतलब होता है कि जब आपका बिल्डिंग का एक साइड का स्ट्रक्चर दूसरे साइड के कंपैरिजन में कम या ज़्यादा हो, ठीक। तो देखिए होता क्या है, जैसे बड़ा सा शॉपिंग मॉल बना या कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, या होटल बना, ठीक। तो आजकल जो डिज़ाइनिंग होती है, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की जाती है अच्छा लुक देने के लिए, तो उसमें हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं कि आगे का पोर्शन हमने छोड़ दिया, मतलब आगे एक पोर्शन जो है डिफरेंट लगा दूसरे से, ये पोर्शन डिफरेंट है इससे, ठीक। तो ऐसे स्ट्रक्चर में चांसेस अर्थक्वेक के से डैमेज होने के रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोड किसी भी वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो फिर डैमेज कॉज करेगा। अब ये वाली बिल्डिंग देखिए, इसमें क्या है, पूरी बिल्डिंग का लोड कॉलम पे तो आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्स जो है मिसिंग है, तो वीक और फ्लेक्सिबल स्टोरी हो गई, मतलब फिर ये स्विंग करेगी इधर और उधर को, ठीक। स्लोपिंग ग्राउंड मतलब कि जब आप एक किसी स्लोप वाले टेढ़े सरफेस में, मतलब पहाड़ी ज़मीन पे जब हम घर बनाते हैं तो अलग अलग बिल्डिंग का, मतलब उसी सेम बिल्डिंग का कॉलम की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अब क्योंकि अलग अलग होती है तो फिर ये वाला कॉलम जो छोटा वाला कॉलम है वो ट्विस्टिंग से फेल कर जाएगा। बड़ा वाला कॉलम तो मान लो ट्विस्टिंग से फेल नहीं करता, लेकिन छोटा वाला जो कॉलम होगा बिल्डिंग में, अर्थक्वेक की फोर्स आएगी तो ट्विस्टिंग मतलब मुड़ाव, ठीक है, उससे वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए ये रिस्की है, ठीक। अब इसमें क्या है, इस बिल्डिंग में ये जो बीम है और इसके ऊपर जो स्लैब है ये ओवरहैंग पोर्शन है। ओवरहैंग पोर्शन मतलब नीचे इसको कॉलम का सपोर्ट नहीं मिला है, तो ये रिस्की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, दिखा रही हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ है कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बता दिया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन अब जब तक आप ये चीज़ देखेंगे नहीं कि फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होगा, कौन सा सेक्शन कैसे बचा रहा है, कैसे गिर रहा है, गिर रहेगी बिल्डिंग, कौन सा फोर्स किस जगह ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें जानने की इच्छा तो ज़रूर होगी, लेकिन आप में डिप्लोमा में ये चीज़ है ही नहीं। डिप्लोमा छोड़िए, इंजीनियरिंग में भी नहीं है जब तक आप एमटेक नहीं करेंगे जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, तब तक आपको नहीं पता चलेगा, ठीक। तो खैर बहरहाल मैंने आपको बताया ही शुरू में कि आप जब आपके मतलब की बस ये चीज़ें हैं कि आपको इंजीनियर भाई साहब के साथ जो है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है कोऑपरेट करना है अंडर एई में, तो टेंशन की बात नहीं है कि क्या आता है क्या नहीं, बस आपको मैकेनिज़्म पता होना चाहिए। मैकेनिज़्म मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, इंटरनली नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। अब देखिए अगला टॉपिक है एडजेंसी ऑफ बिल्डिंग। मतलब एडजेसेंट मतलब होता है पास पास। तो एक ये बिल्डिंग थी, बड़ी बिल्डिंग थी, ये एक छोटी बिल्डिंग थी, तो होगा क्या, जब अर्थक्वेक आएगा तो छोटी बिल्डिंग जो है बड़ी बिल्डिंग से टकरा सकती है ना, जब वो इधर को स्वे करेगी। स्वे मतलब ऐसे ऐसे घूमना। तो ये इफेक्ट कहलाता है पाउंडिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है? पाउंडिंग इफेक्ट, ठीक। बस इसका मीनिंग जानना।
अब देखिए ट्विस्ट कैसे होता है बिल्डिंग में। ये मान लीजिए एक जैसे पेड़ था, ये इसकी ब्रांच थी, ये एक झूला पड़ा था, ठीक। तो और ये क्या बैठने वाला, ठीक। तो अगर इंसान मान लीजिए बीच में बैठा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे सिंपली सोए करेगा ना। मतलब झूला किसके लिए बना है, ऐसे ही तो सोए करने के लिए बना है। इसमें भी इसे अगर ये ऐसे कर रहा है तो ये अच्छा ही तो काम कर रहा है, कोई नुकसान गलत थोड़ी ना काम कर रहा है, गलत बिहेव थोड़ी ना कर रहा है। तो उसी तरह ये बिल्डिंग भी होती है। मान लीजिए ये कॉलम है, इसकी रस्सियाँ, और ये स्लैब है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो ये बिल्डिंग भी ऐसे ऐसे सोए करेगी और अपने आप जो है नॉर्मल हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर हम एक साइड इसकी ज़्यादा लोड रख दें, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम जैसे ये बंदा यहाँ पे बैठ गया, तो अगर हम इसकी एक साइड ज़्यादा लोड रख दें तो ये क्या हो जाएगा, इधर को पलट जाएगा ना, कैसे, ऐसे हो जाएगा ना। तो सेम बिल्डिंग है कि बिल्डिंग की अगर हमने एक साइड जो है ज़्यादा स्टोन्स रख दिए, ज़्यादा हैवी बना दिए, तो अर्थक्वेक के आने पे ये बिल्डिंग क्या रहेगी, इधर को झुक जाएगी। क्लियर है ये। ठीक। तो वही है कि इफेक्ट ऑफ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक के आने पे नुकसान करता है टॉर्जन। टॉर्जन क्यों करता है, क्योंकि हमने बीम और कॉलम को टॉर्जन के लिए डिज़ाइन नहीं किया होता है, लेकिन अर्थक्वेक आता है तो टॉर्जन डेवलप हो जाता है और इस वजह से हमारे बीम का नुकसान हमारे स्ट्रक्चर का नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए करते क्या क्या है, हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो है बीम में, स्लैब में, कॉलम में प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इतना चैप्टर था, ये एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन है, आप पढ़ना चाहें इग्नोर करना चाहें वो आपके ऊपर है, तो वो आप कर भी सकते हैं। जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद आप रिवीजन करें और कोई डाउट हो तो हमसे पूछें। चलिए, थैंक यू।